everyone, welcome to ICSE Thought Well by an Academy. I am Kirti Mahendiratta, your biology educator, and I hope all of you are doing absolutely well. This video is for class 9 students, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस चैप्टर का रैपिड रिवीजन मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, जिसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगी, आप उसको जाके वहां से विजिट कर सकते हैं। बट आज का सेशन रहने वाला है फोकस्ड ऑन द क्वेश्चन, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आपके एग्जाम में आने की, या फिर ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि स्टूडेंट्स भूलते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, उसको हम क्वेश्चन के थ्रू एक बार आज रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है एमसीक्यू, मैं बता देना चाहती हूँ कि इस वीडियो में सभी टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। एमसीक्यू, असर्शन बेस्ड, मैच द फॉलोइंग, थ्योरेटिकल एज वेल एज डायग्राम बेस्ड, बिकॉज आपका जो क्वेश्चन रहता है वो ओवरऑल सभी टाइप से आता है, इट इज नॉट डिफाइंड टू ओनली वन पर्टिकुलर टाइप। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है which one of the following is found both in cells of a mango plant and a monkey। अब बात करें जाए मैंगो प्लांट, तो ऑब्वियसली यानी ये प्लांट सेल कंटेन करेगा एंड मंकी एक एनिमल सेल कंटेन करेगा। अगर हम उसके बेसिस पे कंपेयर करना चाहें तो क्लोरोप्लास्ट इज अ स्पेसिफिक ऑर्गेनल जो कि पाया जाता है प्लांट सेल्स में और उनको फोटोसिंथेटिक बनाता है, यानी उनको ऑटोट्रॉफिक बनाता है, जिसके चलते वो खुद का फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल्स की बात करी जाए, सेंट्रियोल्स एक पर्टिकुलर ऑर्गेनल है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। सेल डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, यानी मैं बोल सकती हूँ एनिमल सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो ये दोनों में तो नहीं पाया जाने वाला है। सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है। रीजन बीइंग प्लांट सेल्स के पास सेल्यूलोज कंटेनिंग मटेरियल होता है जो कि सेल वॉल सिंथेसिस में हेल्प करता है, जिसके चलते जो है उनके सेल्स थोड़े से स्टिफ होते हैं। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, इंस्टेड सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि सेल को सॉफ्टन कर देती है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये दोनों सेल्स में होती है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन ऐसी एक मेम्ब्रेन है जो कि हर सेल के पास होती है। ऐसा कोई सेल नहीं जो कि मेम्ब्रेन के बिना एग्जिस्ट कर पाए, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाता है आपका सेल मेम्ब्रेन। कोशिश करें कि आप हर क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ रहा है 10 to 20 सेकंड्स का टाइमर लें एंड देन ट्राई टू आंसर इट योरसेल्फ एंड मैच करें कि क्या आप सही आंसर दे पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट सेल हैज अ सेल वॉल मेड अप ऑफ। अभी ये जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि प्लांट सेल के पास जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, जो कि एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, वाटर को अट्रैक्ट करता है एंड जिसके चलते सेल वॉल के आसपास जो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करी जाए मेजर अगर हम बोले तो सेल्यूलोज पाया जाता है, ऑल्दो इन सम क्वांटिटीज हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, पेक्टिन भी वहां पे देखने को मिलता है, बट मेजर कंटेंट जो होता है वो सेल्यूलोज का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी। प्रोटीन, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स जो होते हैं सेल वॉल में नहीं पाए जाते हैं, टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज। कुछ प्रोटीन्स और फैटी एसिड्स जो है आपको सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल की बात करी जा रही है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेल्यूलोज। एनिमल सेल्स में लेटेस्ट से कभी क्वेश्चन आ जाए एनिमल सेल हैज अ सेल वॉल मेड अप ऑफ, तो आपको ध्यान रखना है कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, आउटरमोस्ट बाउंड्री बनी होती है सेल मेम्ब्रेन की। Moving forward to the next question, question number 3. The cell organelle that helps in the respiration of the cell is। अब मैं रेस्पिरेशन का मतलब यहाँ पे क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हम लोग कंफ्यूज इस चीज में रहते हैं कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गैसेस का एक्सचेंज तो होता है, बट रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस जिसके अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। एंड हम इसको साइड में लिख भी लेते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एनर्जी सिंथेसाइज होती है। तो अब आप सोच के बताइए एनर्जी प्रोडक्शन किस पर्टिकुलर ऑर्गेनल का काम होता है, which is very very famously also known as the powerhouse of the cell। तो yes, you are absolutely correct if you have chosen the answer to be mitochondria, because mitochondria जो है वो power house of the cell है। ये एटीपी बनाता है, मैं बोल सकती हूँ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होती है, उसका प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया करता है। रीजन बीइंग कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स ही एनर्जी की प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइसोसोम एक्चुअली में सेल के अंदर डाइजेशन में हेल्प करता है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में हेल्प करता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, दैट इज व्हाई इफ यू रिमेंबर हमने डिस्कस किया है राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहा जाता है। सेंट्रोसोम जो होता है एक्चुअली में सेंट्रियोल्स बनाता है, जिसके थ्रू फर्दर स्पिंडल फाइबर बनेंगे एंड सेल डिवाइड करेगा, बट ऑब्वियसली वो इसका फीचर नहीं है यहाँ पे। यस, which of the following organelle is involved in the formation of acrosome of a sperm। लेटर से किसी स्टूडेंट को नहीं पता है कि एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर स्पर्म कोई पर्टिकुलर गैमीट जो है मेल का, लेट्स से गैमीट जो होता है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, एंड ये जो स्पर्म होता है इसका जो हेड होता है दैट इज कॉल्ड एज योर हेड के ऊपर का जो कैप होता है दैट इज कॉल्ड एज योर एक्रोसोम। ये होता है स्टूडेंट्स एक्रोसोम।
अब ये जो एक्रोसोम होता है इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, टू बी स्पेसिफिक में कहूं तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो इवेंचुअली जो ओवा होता है यानी एग फीमेल गैमीट होता है उसकी वॉल को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, यानी दिस इज द एग। तो इस एग के अंदर अगर अंदर पेनिट्रेट करना है स्पर्म को, स्पर्म के हेड को, तो ऑब्वियसली उसको इस वॉल को रप्चर करना होगा एंड वो रप्चरिंग के रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, इस एक्रोसोम के अंदर पाए जाने वाले हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब जैसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं रिलीज होते हैं एक ही वॉल पे, एक ही वॉल टूट जाती है एंड स्पर्म एंड एग का जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज कर जाता है। ऑल्दो ये आप लोग अपनी हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैंने सोचा आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ, लेटेस्ट से अगर क्वेश्चन कभी आ जाता है तो यू शुड नॉट फील कि हम बिल्कुल ब्लैंक है इस पेज में। Yes, coming to the following options, डिक्टियोसोम नहीं हो सकता, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स बनाएगा, लाइसोसोम यहाँ पे काम नहीं करेगा। गोल्गी अपैरेटस इज वन ऑफ द ऑर्गेनल्स जो कि वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है ये बनाता है एंड ऑब्वियसली जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है देन स्पर्म के हेड में भी पैक होते हैं। सो यू कैन चूज द करेक्ट आंसर ओवर हियर टू बी द गोल्गी अपैरेटस, बिकॉज गोल्गी अपैरेटस जो है वो यहाँ पर क्या करने वाला है, एक्चुअली में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की प्रोडक्शन व्हिच are then sent to the sperm head, which is the acrosome. Sperm head के बाहर का जो कैप है that is the acrosome. Moving forward to the next question, which part of the nucleus participates in protein synthesis? अब न्यूक्लियस के अंदर भी आई होप यू नो एक पार्ट होता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोलस लेट अस ड्रॉ ओनली, एक बार हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियोलस कैसा होता है। लेट अस सी कोई पर्टिकुलर हमारे पास न्यूक्लियस है डबल मेम्ब्रेन का होगा, तो मैं दो मेम्ब्रेन बना देती हूँ यहाँ पे। अरे yes, so we have two membranes over here and इसके अंदर ही एक और एडिशनल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोलस एंड ये जो ऑर्गेनल है न्यूक्लियोलस इसका क्या काम होता है, टू बी प्रिसाइज ये बनाता है आगे जाके राइबोसोम्स। इफ यू रिमेंबर राइबोसोम्स क्या होते हैं हमने डिस्कस किया था, एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बर्गर लाइक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, अंदर बनता है सारा, ये सारे राइबोसोम्स की जो सिंथेसिस होती है न्यूक्लियोलस के अंदर होती है एंड राइबोसोम्स खुद ब खुद क्या कहलाते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहलाते हैं, मतलब ये प्रोटीन्स को भर भर के सिंथेसाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि जो न्यूक्लियोलस है उसके अंदर बनते हैं राइबोसोम्स, यानी न्यूक्लियोलस ही जो है वो एक्चुअली में प्रोटीन बनवाने वाली फैक्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है कि प्रोटीन सिंथेसिस कौन करवा रहा है न्यूक्लियस में, तो वो न्यूक्लियोलस करवा रहा है, बिकॉज न्यूक्लियोलस सबसे पहले बनाएगा राइबोसोम्स एंड राइबोसोम्स ही प्रोटीन बना सकते हैं और कोई प्रोटीन नहीं बनाने के काबिल होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं ये नहीं रिस्पॉन्सिबल है ऑब्वियसली, क्योंकि मेम्ब्रेन कैसे राइबोसोम्स को अपने अंदर एसिमिलेट करेगी। न्यूक्लियर पोर आर एक्चुअली द पोर्स जो कि मेम्ब्रेन में होते हैं यहाँ पर ऑब्वियसली, ताकि मटेरियल का जो है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में एक्सचेंज हो सके, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म है सारा एंड सेल जो अगर बाहर का है तो इधर में साइटोप्लाज्म है, तो इधर से जो मटेरियल एक्सचेंज होगा वो पोर्स के थ्रू होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म तो नहीं, इट इज एक्चुअली द फ्लूइडिक कंटेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, वहां पर नहीं पाया जाता है, कंफ्यूज मत हो जाना, बिकॉज स्टूडेंट्स माइट थिंक कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही जो है राइबोसोम्स बन रहे हैं एंड वहीं पे प्रोटीन्स बनता है। You have to be precise कि न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है राइबोसोम एंड दे आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज। Moving forward to the next question, which is assertion reason type. Cisternae are the finger-like projections arising from the inner walls of the mitochondria. Assertion ये होता है, reason says these projections increase the surface area of the inner membrane and help in the production of ATP. मैं साइड हो जाती हूँ, एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए, साथ साथ में मैं एक छोटा सा हिंट देना चाहूंगी ताकि आप नाइन्थ के बाद कभी भी किसी क्लास में असर्शन रीजन में गड़बड़ी ना करें। असर्शन देखो, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को फेस करते हैं सबसे पहले आपको असर्शन को रीड करना है एंड रीजन को छुपा लेना है। आप बिना किसी भी सोच समझ के सिंपली असर्शन रीड करेंगे और रीजन को हाइड कर देंगे। एंड जब आप असर्शन रीड कर रहे हैं अपने माइंड में सोचिए कि क्या इसका करेक्ट रीजन हो सकता है। आपको रीड नहीं करना है जो एक्चुअली में टेक्स्ट में लिखा है, जो आप रीजन सोच रहे हैं अगर वही रीजन अगर लिखा हुआ है एक्चुअल में, दैट मीन्स आपका जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ओके, यानी कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आप इसको चूज कर सकते हैं। बट अगर वो रीजन मैच नहीं कर रहा है जो आपने रीजन सोचा है उससे, तो वो गलत हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपको बहुत ही पर्टिकुलर होना है असर्शन रीजन को रीड करने के टाइम पे। अब ये मत बोलिएगा कि मैम हमने जो सोचा था वो नहीं दिया था, हो सकता है आप गलत भी सोच रहे हो। आई एम सेइंग व्हेन द कांसेप्ट इज ट्रू एंड यू एब्सोल्युटली नो द कांसेप्ट, तो जो आपने रीजन सोचा है अगर वही रिफ्लेक्ट कर रहा है, देन यू हैव टू गो फॉर द ऑप्शन दैट बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion.
ओके अगर मैं बात करूँ सिस्टर्नी और द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को अगर मैं बनाना चाहूँ तो कुछ ही डबल मेम्ब्रेन का ऑर्गेनल होता है, ये होती है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, एंड इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो कुछ इस तरह से डीपली फोल्डेड होती है, जिसके जो टर्म्स होते हैं उसको सिस्टर्नी नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्रिस्टे। ओके ये जो अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ फोल्डेड है, उसके हर टर्न को कहा जाता है क्रिस्टे। बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। सिस्टर्नी की बात करी जाए तो जो गोल्गी के पतले पतले सैक्स होते हैं कुछ इस तरह से, दे आर योर सिस्टर्नी। सिस्टर्नी इज एक्चुअली फाउंड इन योर गोल्गी बॉडी। बात करी जाए माइटोकॉन्ड्रिया की तो दिस इज योर क्रिस्टे, एंड ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन में कई बार आपके एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे पहले मेरा असर्शन गलत हो जाता है, बिकॉज असर्शन क्या बोल रहा है कि सिस्टर्नी होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, नहीं क्रिस्टी होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। एंड ये प्रोजेक्शन क्या होते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ऑब्वियसली, ताकि एनर्जी प्रोडक्शन मैक्सिमाइज किया जा सके। रीजन बहुत ही ऑब्वियस है स्टूडेंट्स, अगर आप सोचिए ये मेरे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी इनर मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से है, फॉर्मेट में यहाँ पे फोल्डेड है, कोई भी टर्न्स नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर हम क्या देख पाते हैं कि यहाँ का सरफेस एरिया जो है वो कम है, लिमिटेड एंजाइम्स ही अंदर वाली मेम्ब्रेन पे आ सकते हैं और एटीपी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इस कंडीशन की बात करती हूँ, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो मेम्ब्रेन है तो बहुत ज्यादा फोल्डेड है, मतलब इस पूरी मेम्ब्रेन में आप देखिए यहाँ भी एंजाइम्स होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी, मतलब देयर इज सफिशिएंट एरिया की मैक्सिमम एंजाइम्स यहाँ पे आए और एनर्जी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे। तो जो मेम्ब्रेन है उसको फोल्डेड होने का यही कारण होता है कि वहां पर एनर्जी प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो सकता है। ऐसे केस के अंदर हमारा जो असर्शन है वो गलत है, बट रीजन इज एब्सोल्युटली ट्रू। सो आई कैन चूज असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, दैट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला असर्शन रीजन है क्रोमोसोम कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, मतलब एक जनरेशन से अगले जनरेशन तक जो होते हैं क्रोमोसोम्स इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, एंड वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग को सिमिलर बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Chromosomes are suspended in the cytoplasm of each cell, whether it is a plant cell or an animal cell. Chromosomes are composed of RNA and threads. अब देखिएगा इसमें कुछ कुछ मिस्टेक्स क्या है। असर्शन बिल्कुल सही बात है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, बेसिकली उनके पास जीन्स होते हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, जिसके चलते जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो पेरेंट्स की तरह कहीं ना कहीं सिमिलर दिखते हैं। अब अगर बात करी जाए कि क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल्स यानी प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल्स में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम्स को देखने को मिलता है। कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बट हम अभी उधर नहीं जा रहे हैं। वी आर वेरी वेरी कन्फाइंड टू क्रोमोसोम जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जिनके पास हेरिडिटी मटेरियल है, एंड ये रैंडमली स्प्रेड आउट नहीं होते हैं। इफ यू रिमेंबर ये सब चीजें जो होती है साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस न्यूक्लियोलॉइड का पाया जाना, या मैं बोल सकती हूँ लूजली पड़ा हुआ जो क्रोमोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है सेल में। It is very very well defined in eukaryote, and plant and animal cells आपके eukaryotic cells होते हैं। तो वहां पे एक well defined organelle double membrane का पाया जाता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर होता है आपका क्रोमोसोम्स, and it is not composed of RNA, it is composed of DNA, है ना। तो डीएनए जो होता है वो पाया जाता है, RNA is not your genetic material। तो क्रोमोसोम जो है हमारा एक्चुअली में डीएनए प्रोटीन्स का बना हुआ है, राइट। हम चूज कर सकते हैं कि असर्शन हमारा करेक्ट है बट रीजन गलत हो जाता है। तो assertion is true and reason is false is option A, यानी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके ओके नेक्स्ट वी हैव मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्वेश्चन। देखना है हमें कि हमें यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ लेबल करके स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, इनके फंक्शन से हमें उसे मैच करना है। तो हम एक बार देख लेंगे। सबसे पहले की बात करी जाए ए जो हमें देखने को मिल रही है, हमें देखने में लग सकता है कि ये सेल मेम्ब्रेन है, बट बी वेरी प्रिसाइज बाहर की तरफ है, सबसे आउटर मोस्ट है तो सेल वॉल है, एंड ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे लेबल भी है तो ए वाला सेल वॉल बन जाता है। अब सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है हमें यहाँ से चूज करना है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा कि इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, यानी मैं यहाँ पे ए लिख देती हूँ, ये ए के लिए करेक्ट मैच हो जाता है। कमिंग टू द पार्ट बी, बी बहुत ही क्लियरली विजिबल है। इफ यू सी एक बहुत बड़ा सा यहाँ पे हमें वाटर जैसा बैग देखने को मिल रहा है एंड बहुत बड़े साइज का है। तो एक ऐसा ऑर्गेनल जो कि वाटर लाइक है, बलून लाइक है और बहुत बड़े साइज का है, ये टिपिकली प्लांट सेल्स में देखने को मिलता है, जिसका नाम होता है वैक्यूल। एंड वैक्यूल एनिमल सेल्स में या तो एब्सेंट होता है या बहुत कम नंबर में पाया जाता है। तो बी इज माय वैक्यूल, एंड वैक्यूल क्या करता है, सेल को टर्जिडिटी देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। Now what is turgidity? बेसिकली सेल के अंदर वाटर कंटेंट को मेंटेन करके रखना, या मैं बोल सकती हूँ सेल को स्वोलन रखना, एकदम एक अच्छी फूली हुई कंडीशन के अंदर रखना, जिससे सेल भी स्वोलन रहता है, एंड उसी के चलते वाटर का डेफिशिएंसी भी सेल को नहीं फेस करने को मिलता है। ओके
मूविंग फॉरवर्ड टू सी यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड कलर की कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो लेबल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है एक्चुअली। अब माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो मैं सी को क्या लिख सकती हूँ? प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, यानी कि एटीपी मैं बोल सकती हूँ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या फिर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मूविंग फॉरवर्ड टू डी पे हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं। अब कोई भी ऑर्गेनल ग्रीन क्यों दिखेगा? बिकॉज उसके पास क्लोरोफिल होने के चांसेस हैं, तभी वो ग्रीन कलर का दिखेगा। एंड ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो क्या हो सकता है? क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है। तो डी के लिए हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे प्रिपेयर्स फूड मटेरियल सबसे रिलायबल आंसर है, तो मैं यहाँ पे डी चूज कर सकती हूँ कि वो क्या करता है? फूड को प्रिपेयर करता है, बिकॉज उसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल है, जो कि इवेंचुअली प्लांट्स को हेल्प करता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करने में। ई पे चलते हैं, यहाँ पे हमें ई देखने को मिल रहा है कुछ यहाँ पे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स जो कि बहुत ही ऐसे कंटिन्यूअस नेटवर्क में पाए जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। तो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है, बिकॉज इफ यू रिमेंबर ईआर कुछ ऐसा होता है, ऐसा पतला मतलब इस तरह से जो होते हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। एंड यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है या फिर लिपिड सिंथेसिस होती है, डिपेंडिंग ऑन द ईआर, कि वो ईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला है या फिर वो रफ एंडोप्लाज्मिक है। अगर रफ है यानी राइबोसोम्स होंगे तो वो प्रोटीन्स बनाएगा, एंड अगर स्मूथ है, कोई राइबोसोम नहीं है, तो वो लिपिड्स बनाता है। तो ई को हम क्या चूज कर सकते हैं यहाँ पे? किस चीज के लिए काम आ रहा है? हमारा सपोर्टिव फ्रेमवर्क है बेसिकली वो एक तरह से। आई कैन चूज ई फॉर दिस वन। अगर हम देखें एफ, तो एफ में भी पतले पतले ऐसे कुछ ऐसे स्टैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एंड उसके बाद में ये सब हम देखने को मिल रहा है बाहर की तरफ है, तो हम बोल सकते हैं गोल्गी अपैरेटस होता है, गोल्गी बॉडी होती है। एंड गोल्गी बॉडी क्या कर रहा है? कुछ एंजाइम्स बना रहा है, हार्मोन्स बना रहा है, तो हम लिख सकते हैं एफ का यहाँ पे करेक्ट आंसर ये बन जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, प्लीज एक तो वीडियो पॉज करके थोड़ा सा दोबारा देखिए। अगर फिर भी कोई इशू है, आप मुझे आराम से यहाँ पे कॉमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव अनदर मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें कॉलम ए में कुछ ऑर्गेनल्स या फिर कुछ सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, जिसके हमें फंक्शन से मैच करना है, जो कि कॉलम बी में दिए हुए हैं। लेट अस स्टार्ट विद वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स क्या होते हैं? जैसे हमने डिस्कस किया, टर्जिडिटी प्रोवाइड कराते हैं। इनफैक्ट जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है उसका नाम होता है टोनोप्लास्ट, जैसा मैंने डिस्कस भी किया हुआ है आपसे पहले पहले लेक्चर में। तो मैं चूज कर सकती हूँ यहाँ पे वैक्यूल की मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट मुझे देखने को मिल रही है, यानी वन का ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। इसको हम ए बी सी डी लिख लेते हैं। ओके, न्यूक्लियोलस की बात करी जाए, न्यूक्लियोलस अब किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इफ यू रिमेंबर, न्यूक्लियोलस क्या करता है? सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होता है राइबोसोम बनाने के लिए। राइबोसोम इवेंचुअली जाके बनाएगा प्रोटीन। तो मैं बोल सकती हूँ जो राइबोसोम के अंदर आरएनए है वो कौन बना के दे रहा है? हमें न्यूक्लियोलस बना के दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे 2 ऑप्शन चूज करने। लाइसोसोम्स क्या होता है? लाइसोसोम्स आर एक्चुअली द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, एंड वो अगर हाइपर एक्टिव नहीं है तो क्या करता है? सेल का सारा मटेरियल अपने अंदर लेगा एंड उसको वो डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा। अगर किसी चीज को सेल के अंदर लेके डाइजेस्ट किया जा रहा है, मतलब मैं बोल सकती हूँ वहां पे इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हो रही है, मतलब विद इन द सेल चीजों को डाइजेस्ट किया जा रहा है। अगर वो हाइपर एक्टिव है तब वो पूरी की पूरी सेल को इनगल्फ करके किल कर देता है, देन इट इज कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ओके, तो लाइसोसोम क्या करेगा स्टूडेंट्स? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। वी हैव एंथोसाइन। एंथोसाइन बेसिकली एक पिगमेंट होता है जो कि फ्रूट्स को, फ्लावर्स को ब्राइटली कलर जो चीजें होती है प्रोवाइड कराता है, यानी जितना भी सुंदर आप कलर देख सकते हैं फ्रूट का, फ्लावर का, वो एक्चुअली में एंथोसाइन पिगमेंट से आता है, जो कि कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। सो आई कैन राइट दिस। ओके, दिस वन इज फोर्थ, यानी कि ये डिसॉल्व होता है साइटोप्लाज्म में। क्रिस्टे क्या होते हैं? इफ यू रिमेंबर, क्रिस्टे हमने अभी भी पढ़ा है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर फोल्डिंग्स होती है मेम्ब्रेन की, दे आर कॉल्ड एज क्रिस्टे, एंड क्रिस्टे पे होते हैं भर भर के रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, जैसे एटीपी सिंथेज है जो कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एटीपी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं चूज कर सकती हूँ यहाँ पे फिफ्थ वाला, यानी ये हमने पूरा जो मैच द फॉलोइंग कॉलम ए और कॉलम बी का कंप्लीट कर लिया है विद देयर फंक्शन। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव फुल फॉर्म्स। ओके, अब हमें इन चीजों को फुल फॉर्म का लिखना है, मतलब बेसिकली हमें ये 5 चीजें दी हुई हैं। अब आपको जान के बहुत ही हैरानी होगी कि डीएनए एंड एटीपी जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, इनके फुल फॉर्म ना सिर्फ क्लास 9 बट क्लास 10 बोर्ड्स में भी आते हैं। तो इट इज अ वेरी गुड थिंग कि आप अभी उसको पढ़ लें, ये वंस एंड फॉरएवर हो जाएगा, आपको हमेशा याद रहेगा। लेटेस्ट से कभी 10th में आता भी है तो भी आपको चीजें पता होंगी। स्टार्टिंग विद डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की बात करी जाए तो ये वही होता है जिसके ऊपर हमें देखने को मिलते हैं जीन्स, एंड ये जीन्स जो होते हैं हमारे जेनेटिक कैरियर्स होते हैं, डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जो कि जनरेशन दर जनरेशन आगे पास होते हैं, एंड हर ऑफस्प्रिंग के जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड करने के लिए
रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आरएनए की बात करें जाए तो आप सिंपली आरएनए लिख सकते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, बिकॉज आरएनए के अंदर स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ ये जो होता है ना डीऑक्सी ग्रुप ये एब्सेंट होता है, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन होती है। ऑल्दो इसकी केमिस्ट्री भी आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी भी आप लिख सकते हैं इट इज योर राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटीपी, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कई बार स्टूडेंट्स लिख देते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फोरस, तो प्लीज ये गलती आप मत करिएगा, फॉस्फेट होता है वो। एंड स्पेलिंग पे भी थोड़ा सा एम्फसाइज कीजिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट अप वी हैव एसीआर एंड आरईआर। एसीआर आरईआर क्या होते हैं? एसीआर होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके सरफेस पे कोई भी राइबोसोम्स नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर ये प्रोटीन तो नहीं बनाएगा, लिपिड सिंथेसिस जरूर कर सकता है ये। तो मैं लिख देती हूँ उसको, दिस इज योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट लैक्स एनी काइंड ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। देन वी हैव आरईआर। आरईआर क्या होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके सरफेस पे आपको बहुत सारे राइबोसोम देखने को मिलेंगे, और मैंने याद करने की ट्रिक भी बताई थी आपको। आर से होता है रफ एंड आर से होते हैं राइबोसोम्स, यानी जिसके ऊपर राइबोसोम होगा वो रफ होगा, एंड रफ होने के कारण वो क्या करेगा? एक्चुअली में सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन, एंड आरईआर आपकी प्रोटीन फैक्ट्री एक्चुअली हो जाएगी, मतलब प्रोटीन बनाएगा। तो ये आपके पूरे के पूरे फुल फॉर्म्स हैं जो आपको याद करके रखने हैं। कहीं पे आप इसको अपनी स्टिकी नोट पे लिख करके टेबल के सामने चिपका सकते हैं, सो दैट आपकी फ्रीक्वेंटली आई उस पे जाए, आपको चीजें जल्दी जल्दी याद हो, एंड एक मेमोरी बिल्डअप हो जाए फॉर द लॉन्ग टर्म। Okay, next up we have a theoretical question. It is said that the protoplasm cannot be analyzed chemically. Why? अब मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म वर्सेस व्हाट इज साइटोप्लाज्म, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन चीजों में डाउट रहता है। अगर हमें ये बेसिक चीजों में डाउट होगा तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म क्या होता है। ये मैंने बना दिया है यहाँ पे आपके लिए सेल का मेम्ब्रेन, और अंदर मैंने बना दिया है यहाँ पे न्यूक्लियस। यहाँ पे हम लगा लेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की ऑब्वियसली दो मेम्ब्रेन्स होती है, तो मैं यहाँ पे दो बार बना लेती हूँ इसको। एंड प्लीज यहाँ पे मैंने न्यूक्लियर पोर्स नहीं बनाया, बिकॉज मेरा पर्पस आपको समझाना है, बट ऑब्वियसली इस चीज को माइंड में रखिएगा कि न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर के पोर्स भी पाए जाएंगे। तो ये हमारी बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन है, अंदर वाली हमारी न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब जो सेल मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स, इसके अंदर का जो कंटेंट है ना, यहाँ पे पूरा ये वाला, इसके अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पे हमारा होगा पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर आपके सारे ऑर्गेनिल्स जो है एम्बेडेड है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, और इनफैक्ट यहाँ पे सारी की सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं वो प्रोग्रेस कर रही होती है। आपका साइटोप्लाज्म होता है कहाँ से कहाँ पे पाया जा रहा है साइटोप्लाज्म? आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर से लेके आपके सेल मेम्ब्रेन तक, है ना। ये पूरा जो एरिया है आपका, इसके अंदर जो फ्लूइड है वो कहाँ है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अंदर तक का जो पोर्शन है वो सारा आपका साइटोप्लाज्म हो जाता है। ओके, ऐसे ही ये न्यूक्लियस के अंदर ये जो पूरा फ्लूइड भरा होगा यहाँ पे, इसका नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, व्हाट इज साइटोप्लाज्म एंड व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। तो देखिए, जब मैं बात करती हूँ न्यूक्लियस की तो मुझे मिलेगा न्यूक्लियोप्लाज्म, जब मैं बात करूंगी साइटोप्लाज्म की तो मुझे मिलेगा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। अगर हम सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है उसका नाम साइटोप्लाज्म ही रहता है, राइट। यानी सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो हम साइटोप्लाज्म ही बोलेंगे, और क्या बोल सकते हैं। बट जब हम साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म को भी जोड़ देते हैं, मतलब हम इन दोनों को कलेक्टिवली बात कर रहे हैं, इन दोनों चीजों की हम अगर कलेक्टिवली बात करते हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, उन दोनों को बोल देते हैं प्रोटोप्लाज्म। यानी हम इस पूरे कंटेंट की बात कर रहे थे, हम इस पूरे कंटेंट की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास साइटोप्लाज्म भी है और न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, मतलब इस सेल के अंदर जो भी कंटेंट है सारा बोलेंगे टुगेदर क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। बट जब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म, तो पर्टिकुलरली हम इस पर्टिकुलर चीज की बात करें जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर है बट सेल मेम्ब्रेन के तो अंदर है। ओके, गुड टू गो। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो प्रोटोप्लाज्म है हम उसकी स्टडी क्यों नहीं कर सकते केमिकली, यानी इस पूरे कंटेंट की जो सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसकी हम स्टडी क्यों नहीं कर पाते हैं। देखिए, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है स्टूडेंट्स? बेसिकली तरह का फ्लूइड है, इसका कंसिस्टेंसी में बोल सकती हूँ थोड़ा सा गाढ़ा होता है। इट इज नॉट एज फ्लूइड एज वाटर बट ऑल्सो नॉट एज थिक एज हनी। तो जो थोड़ा सा फ्लूइड की कंटेंट है, जेली लाइक होता है, पुडिंग लाइक होता है, इसका स्टडी करना केमिकली इतना इजी क्यों नहीं है।
अब देखो अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट भी करना चाहो तो ये फ्लूइड आपको एज इट इज तो मिलेगा नहीं, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स डूबे होंगे, बहुत सारे एंजाइम्स डूबे होंगे, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के होने वाले हार्मोन्स हो सकते हैं, बहुत सारे कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं जो सेल ने अपटेक कर ली हो अपनी किसी न किसी रिएक्शन के अंदर, आयंस होंगे, बायोमोलिक्यूल्स होंगे, वो सब आपके इस पर्टिकुलर प्रोटोप्लाज्म के अंदर पाए जाएंगे। अब अगर आपको प्रोटोप्लाज्म की स्टडी करनी, सबसे पहले आप उसको साफ तो करोगे, है ना, उस पर्टिकुलर सारे कंटेंट को हटाओगे। अब हटाओगे कैसे? अगर आप उसको हटाने के लिए कोई ना कोई केमिकल डालोगे तो जो कंटेंट उसके अंदर पड़ा है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। हो सकता है प्रोटोप्लाज्म की खुद की कंसिस्टेंसी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, प्रोटोप्लाज्म जो है वो लिविंग वो इनएक्टिव हो जाए, आप उसकी स्टडी नहीं कर पाओगे एज सुन एज यू ट्रीट इट विद एनी काइंड ऑफ केमिकल। तो हमारे केमिकल ट्रीटमेंट से जो चीजों को हटाना था, साफ करना था, प्रोटोप्लाज्म की स्टडी करना था, वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो इवन दो ये बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश्ड है कि प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, बट उसको इजीली स्टडी करना इज नॉट वेरी पॉसिबल एट आई मीन टिल डेट, बिकॉज उसके अंदर केमिकल ट्रीटमेंट से सब चीजों को एक हार्श इन्वायरमेंट मिलेगा एंड वो चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। दैट इज व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट द प्रोटोप्लाज्म इन इट्स ट्रू फॉर्म। वो कहीं ना कुछ उसके अंदर चीजों का मिक्सचर पाया ही जाएगा। एक बार हम टेक्स्ट को रीड कर लेते हैं कि आपको लिखना क्या है। Protoplasm cannot be studied fully using chemicals because it is made up of many tiny living parts that are very delicate. अगर हम कोई केमिकल डाल देते हैं तो ये पार्ट्स ब्रेक डाउन हो सकते हैं, काम नहीं करेंगे। ऑल्सो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, तो हम ये नहीं जान सकते कि देख देख के कि कहाँ पे कौन सा केमिकल प्रेजेंट है उसको हम छानते जाए, रिमूव करते जाए, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें वहां पे रन कर रही होती है। Next up we have what is the difference between organ and an organelle. Organ तो I think students आप सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी की बात करो, बहुत सारी ऑर्गन्स हैं। ऑर्गेनल भी हमने अभी पढ़ लिया है कि क्या होते हैं, सेल के अंदर पाए जाने वाले फंक्शनल कंपोनेंट्स। तो क्या डिफरेंस है ऑर्गन वर्सेस ऑर्गेनल में? ऑर्गन की बात करी जाए स्टूडेंट्स तो ये सबसे पहले मल्टीपल होते हैं एज वेल एज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। ओके, बात करी जाए ऑर्गेनल की तो ऑर्गेनल एक सेल के अंदर पाया जाता है एंड सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब ऑर्गेनल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के सेल में तो होगा, बट कोई यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जो कि यूकैरियोटिक है, उसके सेल में भी ऑर्गेनल पाया जाता है। ओके, ऑर्गन जो है वो एक्चुअल में पूरी की पूरी जो बॉडी है उसकी फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑर्गेनल एक सेल की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑर्गन ऑब्वियसली टिश्यू से मिलकर बना होगा, डिफरेंट टाइप के, बिकॉज हम यही पढ़ते हैं सेल्स ने बनाए टिश्यूज, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज ने बनाए ऑर्गन्स। तो ऑर्गन्स एक्चुअली में मल्टीपल टिश्यूज के कॉम्बिनेशन से आपको देखने को मिलेंगे। बट अगर मैं बात करूं ऑर्गेनल, ऑर्गेनल बना होता है कुछ ना कुछ केमिकल्स से, बायोमोलिक्यूल से, है ना। तो ये सब चीजें देखिए बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक है, केमिस्ट्री में जा रही है, और ये सेल्यूलर स्ट्रक्चर में जा रहा होता है। ठीक है, हम एक बार इसको डिस्कस भी कर लेंगे प्रॉपर टेबुलर फॉर्मेट के अंदर। ऑल्दो ये सब चीजें मैंने अभी भी आपको समझा दी है, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि एग्जाम में आएंगे तो अगर आप लिखेंगे कैसे उसको। ऑर्गन क्या होता है, बॉडी का पार्ट होता है, पर्टिकुलर फंक्शन करता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी पाया जाता है, डिफरेंट टाइप के टिश्यू से बना होता है, एग्जाम्पल देख लो हार्ट, लंग्स, स्टमक, एंड ऑब्वियसली बॉडी के लेवल पे काम करते हैं, मैंने आपको बताया। बात करते हैं ऑर्गेनल की, तो ऑर्गेनल कहाँ पे पाया जाता है, एक सेल के अंदर पाया जाता है, एक सिंगल सेल जो कि यूकैरियोट है उसके पास भी आपको ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली सब सेल्स के अंदर होता है, ऑब्वियसली आपको यूकैरियोटिक सेल अगर सिंगल सेल का है तो भी मिलेगा आपको। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का बना होगा, केमिस्ट्री वाले जो होते हैं ना, जैसे आपने बात कर ली फॉस्फोलिपिड हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गया, ओलिगोसैकेराइड्स हो गया, इन सब का मिलकर बना होगा। इसके एग्जांपल न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, राइबोसोम्स। एग्जांपल क्या है, सेल्यूलर लेवल पे इसका फंक्शन करना। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया है कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बातें। ओके, नेक्स्ट अभी वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन जो कि सेल चैप्टर से आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रखता है, व्हाट इज अ सेल एंड व्हाट इज अ सेल थ्योरी। ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। सेल थ्योरी क्या है, किसने प्रपोज की, किसने मॉडिफाई किया, ये आपको पता होनी चाहिए। अब सेल थ्योरी जो है स्टूडेंट्स, एक्चुअली दो साइंटिस्ट ने सबसे पहले आके दी थी, स्कीडन एंड स्क्वैन, जो कि बहुत पहले सालों में आके उन्होंने दी थी, एंड उन्होंने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग इस थ्योरी को एस्टैब्लिश किया। बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम साइंटिस्ट आए, कुछ एडवांसमेंट्स हुए टेक्नोलॉजी के अंदर, चीजों का एडिशन हुआ, जिसके चलते एक साइंटिस्ट दोबारा आए रुडोल्फ वर्शो, और उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किए सेल थ्योरी में। तो आज की डेट पे जो हम ट्रू सेल थ्योरी जानते हैं वो इन तीनों साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन से जानते हैं। सो आई बेसिकली वांट टू कन्वे कि अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप ये मत करिएगा कि सिर्फ स्लीडन एंड स्क्वैन के पॉइंट्स को लिख के आ जाए, या पूरी सेल थ्योरी का कंट्रीब्यूशन स्लीडन स्क्वैन को दे दें। ऑल्दो दे वर द पायनियर्स, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट किया था, बट मॉडिफिकेशन से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर को प्रेजेंट करना वाज डन बाय रुडोल्फ वर्शो। तो जब भी सेल थ्योरी आपके सामने क्वेश्चन में आएगी, आपको रुडोल्फ वर्शो के कंट्रीब्यूशन को भी मेंशन करना है, बिकॉज ही क्लियरली गिव द थर्ड पॉइंट ऑफ द सेल थ्योरी।
तो हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे। सेल थ्योरी सबसे पहले इनिशियली स्क्लीडन एंड स्क्वैन ने प्रपोज की थी। स्क्लीडन जो थे वो एक बॉटनिस्ट थे, मतलब प्लांट्स की स्टडी करते थे, एंड स्क्वैन एक ज़ूलॉजिस्ट थे, मतलब एनिमल्स के ऊपर उन्होंने अपना स्टडी किया था। उन्होंने बताया सेल क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का, मतलब सारे बेसिक फंक्शंस खुद ब खुद परफॉर्म कर सकता है, सारी चीजों को कंट्रोल करना, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना, कम्युनिकेशन करना, मटेरियल का एक्सचेंज करना, सब सेल के बस की बात होती है। सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक या एक से ज्यादा टाइप के सेल्स के बने होते हैं। ये बात किसने कही थी, हमारे स्क्लीडन एंड स्क्वैन के पॉइंट्स थे ये। अब जब ये सेल थ्योरी एज इट इज पढ़ी रही, बाद में जब रिविजिट किया गया तो रुडोल्फ वर्शर ने इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशंस किए। उन्होंने सेकंड पॉइंट को हल्का सा मॉडिफाई कर दिया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, या फिर सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं, यानी सेल के कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन से होंगे, कोई ना कोई केमिस्ट्री होगी उसके अंदर पर्टिकुलर सेल की। एक थर्ड पॉइंट जो उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड जिसको आपको मेंशन करना ही करना है, जिसको बोला जाता है साइंटिफिकली ओमनिसेल्युलर एसेल्युलर। इसका मतलब होता है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि हर सेल का कोई ना कोई पेरेंट सेल जरूर होगा। कोई भी सेल रैंडमली धरती पर नहीं आया है, उसको कोई ना कोई पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल का भी कोई पेरेंट सेल है, राइट। तो ये पूरी चेन है एंड कोई भी सेल है जो अपनी डॉटर सेल्स के लिए बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हर सेल का कोई ना कोई एंसेस्ट्रल सेल जरूर पाया जाएगा। इनफैक्ट ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, जस्टिफाई ओमनिसेल्युलर एसेल्युलर, या फिर व्हाट डज ओमनिसेल्युलर एसेल्युलर मीन, एंड फिर आपको स्टेटमेंट देकर उसको जस्टिफाई करना होगा। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से आएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप उसको राइट अप्रोच के साथ आंसर कर सकते हैं, आप पूरे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस बिटवीन, मैं स्पेशली वो वाले लेके आई हूँ, इसके बीच में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ये सारे टर्म्स एक बार देख लेंगे। प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म क्या है, हमने अभी अभी डिस्कस भी कर लिया बहुत अच्छे तरह से। साइटोप्लाज्म होता है सेल का कंटेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का है, उसमें हम न्यूक्लियोप्लाज्म को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। बट प्रोटोप्लाज्म की बात करिए तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना कंटेंट है, फिर चाहे वो साइटोप्लाज्म हो और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लियोप्लाज्म हो, वो सब आपका प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ओके, तो हम एक बार इसके सारे डिफरेंसेस के पॉइंट्स देख भी लेते हैं। द एंटायर लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल इज योर प्रोटोप्लाज्म, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर जो भी आ गया, साइटोप्लाज्म भी आता है मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आता है, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म भी आता है, तो प्रोटोप्लाज्म हो जाता है। साइटोप्लाज्म होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस बट इनसाइड द प्लाज्म मेम्ब्रेन, ऑफ कोर्स। प्रोटोप्लाज्म में लिखा है साइटो प्लस न्यूक्लियो। साइटोप्लाज्म में सिर्फ और सिर्फ आपके ऑर्गेनल्स होते हैं, फ्लूइड होता है। प्रोटोप्लाज्म बेसिकली आपका पूरा सेल आएगा, बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगा। वही चीजें जो हमने अभी भी डिस्कस करी बट मल्टीपल फॉर्म्स में यहाँ पे लिखी हुई है, प्लीज आप इसको एक बार रीड जरूर करिएगा। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उसको वहां से एक बार विजिट कर लीजिएगा, सो दैट आपको पीडीएफ एज इट इज अवेलेबल भी हो जाए। तो सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा, लेकिन साइटोप्लाज्म क्या होगा, सारे ऑर्गेनल्स को सपोर्ट करेगा एंड बायोमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, बिकॉज वो एक साइट होती है जहां पे जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस है वो कंडक्ट हो रही होती है। एक जो सेकंड हमें डिफरेंशिएट करना है वो है न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस, और ये भी हमने डिस्कस किया है। न्यूक्लियस क्या होता है, हमारा एक्चुअली कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होता है, जहां पे जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, यानी बेसिकली डीएनए होता है। एंड ये जो डीएनए होता है उसके ऊपर जीन्स होते हैं, तो ये सारी हमारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक पास ऑन भी होता है। ओके, बात करी जाए न्यूक्लियोलस की, तो न्यूक्लियोलस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि पर्टिकुलरली न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है, जहां पे बनते हैं राइबोसोम्स, जो कि प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, आगे जाके ये प्रोटीन्स बनाते हैं। ओके, वापस से हम एक बार चलेंगे हमारे डिफरेंशिएट बिटवीन पॉइंट पे। न्यूक्लियर, सबसे पहले न्यूक्लियस देखिए, सेंट्रल कंट्रोल पार्ट है, बेसिकली ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है इसको। इसके पास सारा जेनेटिक मटेरियल होता है, सेल की सारी एक्टिविटी फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, जितनी एक्टिविटीज है सारी सेल की आपका न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। ओके, डबल मेम्ब्रेनस होता है एंड इसके पास सेंटर में होता है मोस्ट सेल में, एक्सेप्ट फॉर प्लांट सेल्स बेटा, क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल इतना बड़ा होता है कि वो न्यूक्लियस को पेरिफेरी या फिर बाउंड्री की तरफ पुश कर देता है। बात करी जाए न्यूक्लियोलस की, छोटा सा पार्ट होता है न्यूक्लियस के इनसाइड जो कि राइबोसोम बनाता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। इनफैक्ट आप इसको ये भी नहीं बोल सकते कि कोई ट्रूली एक ऑर्गेनल है, ये एक स्ट्रक्चर होता है। एंड एक स्ट्रक्चर होने के नाते ही ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि कोई ऑर्गेनल तो है नहीं, तो हम ये क्वेश्चन भी नहीं कर सकते यार प्रोकैरियोट में क्यों पाया जा रहा है, बिकॉज इट इज नॉट डेजिग्नेटेड एज एन ऑर्गेनल। तो ऑर्गेनल है ही तभी तो पाया जा रहा है प्रोकैरियोट्स के अंदर भी। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो होता है वो कौन सा टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, 70s या 80s? ओके, नेक्स्ट अप वी हैव डिफरेंस बिटवीन सेंट्रोसोम एंड क्रोमोसोम। अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं। सेंट्रोसोम की बात करें स्टूडेंट्स तो क्या होगा, सबसे पहले एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर पाया जाता है, एंड सेंट्रोसोम के अंदर बनेगा आपका सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल ही इवेंचुअली क्या करता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से सेल डिवाइड कर पाता है। तो ये कहानी आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली एनिमल सेल्स में देखने को मिलेगी, प्लांट सेल्स में देखने को आपको ये
नहीं मिलती है। बात करी जाए क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम आपको हर सेल के अंदर देखने को मिलेगा, है ना। प्रोकैरियोटिक होगा तो भी आपको वो एक बहुत ही लूजन फॉर्मेट में देखने को मिलेगा, बहुत ही स्कैटर्ड तरह से मिलेगा, बट मिल जाता है ना। तो क्रोमोसोम जो होता है वो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, उसके पास डीएनए भी होता है, साथ साथ में उसके पास जीन्स पाए जाते हैं। अब ये सारे जीन्स अगेन ट्रांसफर हो सकते हैं जनरेशन से अगले जनरेशन तक। बेसिकली मैं बोलूंगी जेनेटिक हेड जो होता है वो हमारे पास क्रोमोसोम होता है। सेंट्रोसोम होता है सेल डिवीजन में हेल्प करता है, इसके पास सेंट्रियोल होते हैं जो कि स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। दो सेंट्रियोल्स होते हैं सेंट्रोसोम में, और न्यूक्लियस में होता है बेसिकली एनिमल सेल्स ओनली नियर द न्यूक्लियस। ओके, क्रोमोसोम की बात कीजिए, हेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसके पास सारा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, और न्यूक्लियस के अंदर होता है। मैं आपको सेंट्रोसोम का एक बेसिकली ना छोटा सा स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज कि किस तरह से सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं एंड उससे निकलता है स्पिंडल फाइबर। ये देखिएगा, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एनिमल सेल है, इस एनिमल सेल के अंदर होगा यहाँ पे छोटा सा सेंट्रोसोम, ठीक है। ये देखो, अरे चलिए, यहाँ पे होगा एक छोटा सा सेंट्रोसोम, ठीक है। इस सेंट्रोसोम के अंदर पाया जाएगा सेंट्रियोल। ये देखिए, ये ऐसा कुछ सेंट्रियोल होगा, देख पा रहे हैं, अभी सेंट्रियोल है। एंड इस सेंट्रियोल्स आगे जाके बनाएंगे स्पिंडल फाइबर, जो कि क्रोमोसोम का सेपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मैं लेबल भी कर देती हूँ, दिस इज योर सेंट्रोसोम, ठीक है। इसके अंदर पाया जा रहा है हमारा सेंट्रियोल, एंड उससे जो इमर्ज कर रहे हैं फाइबर्स, दे आर योर स्पिंडल फाइबर्स। ओके, ये बेसिक सा डायग्राम है ताकि आपको सारे टर्म्स क्लियर रहे यहाँ से कि सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर्स क्या है। नेक्स्ट अप वी हैव अनदर क्वेश्चन बेसिकली जो कि डायग्राम बेस्ड है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इनमें से प्लांट सेल कौन सा है, आपको रीजन देके सपोर्ट करना। अब आप आराम से देखिए, यहाँ पर ऑब्जर्व करिएगा, यू हैव टू लेट मी नो कि इनमें से प्लांट सेल कौन सा है, ए या फिर बी। अगर मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बताऊं तो मुझे देखने में लग रहा है इस सेल के पास सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन है, एक सेल मेम्ब्रेन जैसी, बट इस सेल के पास आउटर मेम्ब्रेन के साथ साथ यहाँ पे मुझे एक सेल वॉल भी देखने को मिल रही है। तो सेल वॉल तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, मतलब अभी तक मुझे बी जो है वो प्लांट सेल लग रहा है। साथ साथ में बात करी जाए, प्लांट सेल के पास यहाँ पे मुझे कोई वैक्यूल देखने को नहीं मिल रहा है, बट इधर मुझे एनिमल सेल्स के अंदर यहाँ पे वैक्यूल का प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। मतलब वैक्यूल एनिमल सेल्स में पाया जाता है, नहीं है प्लांट में पाया जाता है, मतलब बी इज पर्टिकुलरली योर प्लांट सेल्स। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं बी है। थ्री स्ट्रक्चर विच आर कॉमन टू बोथ द टाइप्स, कौन से ऑर्गेनिज्म है, कौन से स्ट्रक्चर है जो बहुत सारे हैं एक्चुअल में। तो आप इन सबको लिस्ट डाउन कर सकते हैं कि कौन से जो है प्लांट एनिमल दोनों में होते हैं। न्यूक्लियस दोनों में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा, राइबोसोम दोनों में होगा, मेम्ब्रेन दोनों में होगी, लाइसोसोम दोनों में होगा। देखिए, लाइसोसोम आइडियली दोनों में होता है, बट एनिमल सेल्स में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, प्लांट सेल्स में नंबर कम हो सकता है। अगेन ये भी वेरी कर सकता है, किसी एनिमल सेल में जो है वो ज्यादा है, कम है, बट प्लांट सेल से तो ऑब्वियसली ज्यादा ही रहने वाला है। प्लांट सेल्स में होता है या तो कम मात्रा में, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये भी कंडीशन होती है। ईआर एंड गोल्गी भी ऑब्वियसली दोनों में देखने को मिलती है। अब इसके बाद हमारा जो इसके लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, दैट सेज ओनली प्लांट सेल वाली स्ट्रक्चर बताइए एंड ओनली इन एनिमल सेल। ओनली प्लांट सेल बेटा क्या होती है, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। इसके सिवा वैक्यूल की बात करूं तो प्लांट सेल्स में होता है, बट एनिमल्स में कम होगा या फिर नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, ठीक है। प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट की बात करी जाए, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कंटेन करने वाला ऑर्गन है जो कि प्लांट को फोटोसिंथेटिक बनाता है, ऑटोट्रॉफिक बनाता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है, ठीक है। बात करी जाए हमारे पास एनिमल सेल्स की, एनिमल सेल्स के पास सबसे यूनिक फीचर जो हमें देखने को मिलता है, दैट इज बेसिकली योर सेंट्रियोल्स, यानी जो सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल्स है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं, और वो क्रोमोसोम के सेपरेशन में हेल्प करते हैं। तो दिस वाज ऑल फॉर द क्वेश्चन सेशन फॉर टुडे क्लास 9 के लिए। हम अब मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्लीज 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 फील फ्री टू ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। टिल देन एवरीबॉडी प्लीज टेक केयर ऑफ योर